हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों का चाहे आईटीआई मेन एग्जाम हो, आईटीआई बेक एग्जाम, या फिर आईटीआई से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आप लोग चाहते हो उसकी शानदार तैयारी करना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब ये नियम होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए यार, एक होता है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और एक होता है चालक, कंडक्टर। अगर इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति हो, दोनों के बीच में सापेक्ष गति का मतलब है कि या तो फ्लक्स चालक को काटे या चालक फ्लक्स को काटे, तो इस चालक में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और इसी नियम पर कार्य करता है अपना डीसी जनरेटर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। हालांकि वहां पे हम उसे म्यूचुअल इंडक्शन या फिर जो है सह प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत भी वहां पे हम कहते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल जो है उसमें वो जो है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ही होता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर के अलावा देखो, एक तो हो गया डीसी जनरेटर, एक हो गया ट्रांसफॉर्मर, इसके अलावा जो इंडक्शन मोटर्स हैं वो भी फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ही कार्य करती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 लोड्स, 36 कॉयल, 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत विपरीत वाइंडिंग के लिए कोयल की संख्या, किसकी संख्या? कोयल की संख्या पर फेज पर पोल की गणना आपको करके बताना है। तो यहां पे देखो यार, 36 कोयल है, 36 कोयल और 4 पोल है। सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब 9 जो है वो डबल लेयर में, आपको पता है यार 9 जो है ना वो यहाँ पे डबल लेयर में है, तो 3 3 3, राइट। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, इसने बोला है पर फेज हमें बताना है, पर फेज। ठीक है, तो 9 जो है उसको आप पर फेज यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, तो राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का 3। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार डीसी ड्राइव में अभिलाक्षणिक वक्र का नाम क्या है। अभिलाक्षणिक वक्र यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम आपसे पूछा है। देखो यार, ये डायग्राम बना हुआ है और इसका नाम आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, बलागुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, या फिर गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, या फिर जो है फील्ड वर्तमान, अच्छा फील्ड करंट। करंट को देखो यह वर्तमान लिख रहा है, गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए ऐसा होता है, करंट को वर्तमान लिख दिया इसने। बाकी फील्ड करंट का मतलब है फील्ड धारा, और आर्मेचर धारा जो है उसका विशेषता वक्र। तो गाइज यहाँ पे जो है ये राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो समझना कैसे आप लोगों को जो है इसको समझना है। अगर आप सभी को पता है यार, जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो है स्पीड 0 होती है, क्या होती है? स्पीड 0 है अगर, तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये है स्पीड और ये है टॉर्क। ठीक है, स्पीड अगर 0 है, स्पीड 0 कहाँ होगी? यहां होगी। तो स्पीड 0 है तो टॉर्क उस समय स्टार्टिंग में टॉर्क जो है ना वो मैक्सिमम लगेगा। फिर टॉर्क जो है बाद में क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम बोलेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। आप सभी को पता होगा डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल्स होते हैं वो कम्यूटेशन प्रभाव को सुधारने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। इंटरपोल का यूज होता है कम्यूटेशन को सुधारना, और ये आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से कनेक्शन में? श्रेणी क्रम में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले, अल्टरनेटर का मतलब है दो जो है, यहां पे देखो समझना यार, अल्टरनेटर के समांतर संचालन। समांतर संचालन का मतलब है
एक अल्टरनेटर ये है और दूसरा अल्टरनेटर ये है, दोनों को समांतर में संचालित करना। दोनों को समांतर में संचालित करने का मतलब है एक सेम बस बार जो है उससे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम जो है वो सही तरीके से प्रचालित होना चाहिए। अब इसके लिए आवश्यक जो कंडीशन है वो होती है, एक तो टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए और फेज क्रम जो है वो समान होना चाहिए। तीन कंडीशंस उसके लिए अनिवार्य है। कौन कौन सी है तीनों कंडीशन? जो टर्मिनल वोल्टेज है दोनों अल्टरनेटर्स का वो बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी दोनों अल्टरनेटर्स की जो आवृत्ति है वो इक्वल होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों का जो फेज क्रम है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। रेटिंग की कोई जरूरत है नहीं, स्टेटर इंपीडेंस का कोई आवश्यक नहीं है, रोटर प्रतिबाधा जो है वो समान होना भी आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। इसके अलावा याद रखिएगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वाले जो है वो भी ऑप्शन में आपको दिख सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पोल 24 लोड 12 कॉइल वाले 3 चरण मोटर के प्रति जोड़ी कॉइल की संख्या क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव? जो डीसी ड्राइव है उसका नुकसान क्या है? डीसी ड्राइव का नुकसान जो है वो होता है गाइस, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। उच्च स्पीड, देखो यार, हाई स्पीड के लिए जो है एसी ड्राइव बेस्ट होते हैं, उच्च स्पीड के लिए डीसी ड्राइव जो है वो उच्च स्पीड के लिए सुटेबल नहीं होते, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होते। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो यहां पे जो है देखो यार, इजी सा है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं? ताकि फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए, अगर फील्ड खुल भी जाए तो शंट जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करवा दे, उस कंडीशन में जो है उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? तो छोटे टेबल फैन के लिए जो हम शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं, शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर आप सभी को पता है, आपके जो है अपना मिक्सर ग्राइंडर वगैरह इसमें काम में लेते हैं। कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर जो है वो आप लोगों का जो आटा चक्की वगैरह है उनमें है, और रिपल्सन मोटर जो है वो छोटे जैसे खिलौने टाइप के हो गए या कोई जैसे डिजिटल घड़ियां वगैरह, उनमें जो है हम हिस्टैरिसीस या रिपल्सन टाइप के मोटर्स जो है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेडेड पोल मोटर जो है उसका राइट आंसर होगा, छोटे टेबल फैन में जो है हम शेडेड पोल मोटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई जैसा कि नीचे दिखाया गया अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये जो अल्टरनेटर है इसका प्रकार कौन सा है? गाइस ये ब्रशलेस है। कौन सा है? ब्रशलेस। इसमें ब्रश बने हुए नहीं है, तो इसको देखते ही आप लोगों को पहचान करना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक्साइटेड फील्ड जो है डायरेक्टली ब्रश से कनेक्टेड है नहीं, इसमें कम्यूटेटर नहीं है, एक तरीके से ब्रशेस वाला ऑप्शन इसमें है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रश रहित अल्टरनेटर, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियत वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर जो है वो गाइस फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, फेरो अनुनादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखो समझना, स्टेटर साइड से, अब 3 फेज जो मोटर है आपको पता है यार, ये जैसे आपकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और बीच में ये रोटर हो गया। राइट, ये सप्लाई है, स्टेटर पे सप्लाई देंगे, आर वाई बी 3 फेज है, या लाइन लिख दो L1 L2 L3। ठीक है, तो सप्लाई एंड स्टेटर एंड जो है वो सप्लाई एंड हो गया। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे ना, तो आप सभी को पता है 120 F/P ये होता है सिंक्रोनस स्पीड वाला। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो है ये कंट्रोल होता है एक तरीके से बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जो सप्लाई आवृत्ति है उसको अगर चेंज करेंगे तो इसकी जो चाल है ना वो भी चेंज हो जाएगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में स्लिप के प्रतिशत की गणना ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? स्लिप के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है NS - NR। NS होती है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P। ठीक है, और NR होती है रोटर की चाल। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए NS - NR बटे NS × 100। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त ट्रिप कोयल का उद्देश्य क्या है? सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कोयल तो यार रिमोट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ओवरलोड सुरक्षा के लिए ट्रिप कोयल, देखो यहाँ पे आप लोग हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन टिक करो, बट सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त ट्रिप कोयल का जो उद्देश्य होता है ना, ट्रिप कोयल, वो रिमोट ऑपरेशन के लिए, रिमोट ऑपरेशन के लिए। ओवरलोड से सुरक्षा तो ओवरलोड रिले करेगा, ठीक है, ट्रिप कोयल नहीं करेगा। ट्रिप कोयल का पूछा है इसने। ओवरलोड रिले जो है ना, रिले, ओवरलोड रिले वो करेगा ओवरलोड से सुरक्षा। और रिमोट ऑपरेशन के लिए जो है, रिमोट ऑपरेशन जो है उसको प्रचालित करेगा आपका ट्रिप कोयल। इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड। देखो अल्टरनेटर हो या ट्रांसफॉर्मर हो, केवीए या एमवीए में हम उसको रेटेड करते हैं, मतलब उसकी रेटिंग दर्शाते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो दी जाती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? स्विचिंग का, स्विचिंग है गाइस। कौन सा है? स्विचिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विचिंग, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। एससीआर जो है, एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एससीआर जो है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और एक होता है गेट, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं। इसका मुख्य उपयोग जो है वो होता है मोटर का गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। हाँ, इसको जो है, जो थायरिस्टर या एससीआर जिसे हम बोलते हैं, इसका यूज हम एसी को डीसी में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। बट मेन जो यूज है एससीआर का, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी ड्राइव या एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल एलसीडी का उद्देश्य क्या है। एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो हमें बताता है कोई भी पैरामीटर, जो भी, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट क्या है, कोई भी पैरामीटर जो है उसके बारे में बताता है आपको एलसीडी, ठीक है। तो मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर की निगरानी करें, पैरामीटर जो है उसके बारे में निगरानी करता है, उसके बारे में हमें बताता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉजिक गेट सत्य तालिका को संदर्भित करता है। ये लॉजिक गेट कौन से लॉजिक गेट की सत्य सारणी है? ट्रू टेबल। तो गाइस ये है आपका, देखो यार, y इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी है, आप सभी को पता होना चाहिए, एंड गेट में मिलता है हमें। किस में मिलता है? एंड गेट में। एंड गेट का सिंबल होता है ऐसा। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, इजी सा क्वेश्चन है। पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। बाकी अगर आप लोग रेगुलर स्टडी करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ए और बी, ये एंड गेट का सिंबल हो गया, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी। ये इनपुट संकेत है और ये आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये जो सत्य सारणी है ये एंड गेट की है। किसकी है? एंड गेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार एक्स से चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। एक्स से यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये जो एक्स है ना, ये क्या बना हुआ है? अब देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये डिवाइस है कौन सी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? मेन कॉन्टैक्ट है, स्टार्ट कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, या स्टॉप बटन है। अब देखो समझना है, कैपेसिटर जैसा लग रहा है, लेकिन कैपेसिटर तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे जो है, ये आप सभी को पता होगा यार, आपका जो है ये सर्किट्स में ऑक्सिलरी जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दर्शा रहा है, ठीक है। एक्स जो है किसको बता रहा है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को, सहायक संपर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक संपर्क, इस चीज को ये हमें बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। क्षतिपूर्ति वाइंडिंग बोला है, ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है आप सभी को पता होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं विचुंबकीय प्रभाव, उसके निवारण हेतु हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है, उसका यूज करते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का, ठीक है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है वो भी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी रहती है, और ये विचुंबकन प्रभाव को कम करती है। अब विचुंबकन प्रभाव होता क्या है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है वो आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर उसका जो एक समान रूपता है वो नष्ट हो जाती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टिल्ड हो जाता है हल्का सा वो, तो उसी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। विचुंबकन प्रभाव, विचुंबकन प्रभाव के निवारण हेतु हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है
स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो स्टार्टर प्रतीक है तो कोई भी बता देगा यार स्टार डेल्टा स्टार्टर है। कौन सा स्टार्टर है भाई? स्टार डेल्टा स्टार्टर है। सिंपल सा प्रतीक है ये, देखो यार ये ऐसा है तो इसको स्टार बोलते हैं, ऐसा है तो डेल्टा है, तो बीच में स्टार है और बाहर ये त्रिभुज के जैसा डेल्टा बना हुआ है, स्टार डेल्टा, इसी को बोलेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक का चिन्ह बताओ। ये देखो कितना प्यारा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतीक का नाम क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जी का मतलब है जनरेटर, ठीक है, और सीधी लाइन है मतलब हो गया डीसी, सीधी लाइन है मतलब हो गया डीसी, ठीक है। तो डीसी जनरेटर तो हो गया। अब देखो कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोचुंबक है या फिर श्रृंखला है, इसमें से हमको चेक करना है, या फिर परमानेंट मैग्नेट है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, ये बता रहा है परमानेंट मैग्नेट को, ये वाला जो सिंबल है नॉर्थ पोल या साउथ पोल को बता रहा है, इट मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, डीसी टू वायर परमानेंट मैग्नेट। डीसी टू वायर, अब डीसी तो टू वायर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, टू वायर दिख रहा है अपन को, और ये है परमानेंट मैग्नेट और ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी टू वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है संपर्ककर्ता के भाग का नाम क्या है? ये जो कॉन्टेक्टर है ना, इसका नाम बताना है। ये प्रोटेक्टिंग हाउसिंग है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टिंग हाउसिंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसके बाद में यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? यदि आईएसआई के अनुसार, किसके अनुसार? आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? न्यूनतम एकल चरण जो है वो कितना हो जाएगा गाइस? वो जाएगा 228 वोल्ट, ठीक है। न्यूनतम जो है वो जाएगा 228 वोल्टेज। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग एज सोन इन द फिगर? जो डायग्राम है इसमें जो बियरिंग है उसको क्या बोलेंगे? इसकी शक्ल से पता चल रहा है, बॉल यहाँ पे डली हुई है तो इसको बोलेंगे बॉल बियरिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बॉल बियरिंग। दिख रहा है ना बॉल डली हुई है, तो इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? एन चैनल जेएफईटी के टर्मिनल जो है वो कैसे संदर्भित है, कैसे अभिन्नत है? तो गेट रिवर्स बाइसेस विद सोर्स। गेट जो है वो हमेशा पश्च अभिन्नत रहता है सोर्स के रेस्पेक्ट में। आपको पता होना चाहिए जो एफईटी है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और एक होता है गेट, ठीक है, एक होता है गेट। राइट, ऐसा ये सिंबल होगा, या तो एन चैनल होगा या फिर पी चैनल, तीर का निशान जो है इधर उधर हो सकता है। सोर्स, ड्रेन और गेट। तो जो गेट है वो रिवर्स बाइसेस विद सोर्स, ये दोनों के बीच में क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग रहती है, ठीक है। इसी तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उसे शॉर्ट सर्किटेड, वो शॉर्ट कॉर्डेड कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट कॉर्डेड, ठीक है। कॉइल पिच जो है पोल पिच से, देखो समझना, एक पोल ये दूसरा पोल, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है तो ये ऑब्वियसली साउथ पोल होगा। अब इसमें एक कॉइल का एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे है, तो इसे बोलते हैं फुल पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ ना हो के ये वाला जो है ना पोर्शन थोड़ा पहले ही लगा दिया, यहाँ से करके ऐसे पहले ही लगा दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट कॉर्डेड या शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो यही क्वेश्चन बोला कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम है, ये कॉइल पिच है और ये पोल पिच है। इस पोल पिच से पहले ही आ गया कॉइल पिच इससे थोड़ा सा पहले आ गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है? ये जो सहायक उपकरण है इसका नाम बताना है। तो नाम जो है इसका हो जाएगा गाइस, ये तो आपको पता ही है यार, ये तो केबल बाइंडिंग स्ट्रेप एंड बटन है, ठीक है। ये तो बटन है और ये स्ट्रेप है, ये केबल बांधने की पट्टी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या है?
अब यार अल्टरनेटर की गति सिंपल सा है, फॉर्मूला 120F/P, इसी से ज्ञात कर लो। आ जाएगा 120F कितना है, 50 हर्ट्ज है, बटा 2 पोल है। 2 पोल का मतलब है इसको काटो, 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 60। 60 को गुणा करो 50 से, 6 पंजो 30 और 2 जीरो, कितना हुआ 3000। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। राइट आंसर आ गया इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, कोयले से उत्पन्न बिजली का नाम क्या है। कोयले से उत्पन्न बिजली तो थर्मल पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, थर्मल पावर। जल से बनी हुई बिजली हाइड्रो पावर कहलाती है। जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जो आता है, पानी का उतार चढ़ाव, उससे जो बिजली बनती है वो टाइडल पावर। सोलर एनर्जी से जो बिजली बनती है वो सोलर पावर कहलाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका। कोयले से बोला है, कोयले से जो बिजली बनती है थर्मल पावर, और जिस प्लांट में बनती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण दर्शाया जाता है। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण, ये परीक्षण यहाँ पे हो रहा है और ऑप्शन देख के आपको बताना है। ये पोलैरिटी टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पोलैरिटी L1 और L2, मतलब पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा L1 और L2, ये देखो यार दोनों टर्मिनल के ऊपर ही तो लगा रहे हैं, तो L1 और L2 इसको बोलेंगे पोलैरिटी टेस्ट। ध्रुवता टेस्ट मतलब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ध्रुवता टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट उससे हम कहते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना का फॉर्मूला। डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर धारा है वो ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, IA = V - EB/RA। कैसे आया फॉर्मूला, देखो समझना यार, समझने का प्रयास करना। डीसी मोटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डीसी मोटर, ये मोटर है, इसमें ये आप लोग टर्मिनल वोल्टेज आरोपित करते हो V, ठीक है। इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है EB, इसमें कुछ ड्रॉप भी हो जाता है IARA, ठीक है। जो सप्लाई वोल्टेज है वो होता है EB + IARA, ठीक है। यहाँ से अगर आपको IA निकालना है तो इसको इधर करना होगा माइनस, तो V - EB। फिर आपको IA चाहिए तो RA का लगाना पड़ेगा भाग, तो RA का लगा देंगे भाग, बराबर बचेगा IA। तो आर्मेचर धारा का फॉर्मूला आ गया अपना IA = V - EB/RA। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। सब स्टेशन को तो यार फीडर लाइन जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है भाई, फीडर लाइन। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, देखो समझना यार, कोई भी ये सब स्टेशन है, मान लो GSS है, ठीक है, यहाँ से ये आता है फीडर और ये होते हैं वितरक। एक वितरक, दूसरा वितरक, तीसरा, एक कॉलोनी में गया, दूसरी कॉलोनी में, तीसरी कॉलोनी में, ये कहलाता है फीडर। तो फीडर जो है ना, फीडर वो किसको सप्लाई देगा, वितरक को। वितरक को हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ से फिर अपन उपभोक्ताओं को दे देते हैं, इसको बोलते हैं सर्विसमेन्स या सर्विस लाइन, ठीक है, सर्विसमेन्स, राइट। ये सर्विसमैन, जैसे यहाँ कोई मकान है उसको दे दिए, यहाँ कोई मकान है, यहाँ कोई मकान है, सप्लाई दे दी, यहाँ कोई मकान है, यहाँ कोई मकान है, तो ये तो कहलाता है फीडर। तो ये फीडर के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वितरक के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। सब स्टेशन को वितरक ये है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर ये है, डिस्ट्रीब्यूटर वितरक ये है, ठीक है, ये वाले लाइन ये वितरक है और ये सब स्टेशन है। इनको कौन सी लाइन जोड़ रही है, फीडर जोड़ रही है। कौन सी, फीडर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वोल्टेज का क्या कारण है। कम परमाणु संख्या। गाइस यार ये तो देखो, सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वोल्टेज होता है। आपको पता है सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। अब जो जर्मेनियम का है वो 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का कितना है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का ज़्यादा है, यही पूछा इसने, सिलिकॉन का ज्यादा है यही इसने पूछा। सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वोल्टेज क्यों है, कम परमाणु संख्या। अब सिलिकॉन आपको पता है, सिलिकॉन जो है ना वो 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। जर्मेनियम कितने पे आता है, जर्मेनियम आता है 32 नंबर पे। अब 14 नंबर कम परमाणु संख्या है तो इसीलिए इसमें बैरियर वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइन से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का
उपयोग क्या है। डीसी 4 पॉइंट में जो होल्डिंग कॉइल है ना, उसके श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। प्रतिरोध इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि करंट जो है ना वो लिमिट रहे, करंट बनी रहे, करंट लिमिट रहे। तो देखो ये रहा ऑप्शन, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डीसी मोटर का प्रकार क्या है। यहाँ पे डीसी मोटर जो है वो कौन सी है गाइस, इसमें शंट पहले से जुड़ा हुआ है और उसके बाद में श्रेणी है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट शंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट। शंट पहले जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अब शंट और सीरीज दोनों है तो कंपाउंड तो हो ही गया। ठीक है, शंट पहले जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट शंट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है स्लिप फेज मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। स्लिप फेज मोटर के स्टेटर में, स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है ऑक्सिलरी और एक होती है मेन वाइंडिंग। ठीक है, 2 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 2 होती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से गाइस ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बताया। आईटी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, लेकिन आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से भी ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आईटी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आईटी से संबंधित सभी यूजफुल वीडियोस के लिए रेगुलर आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।